नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और एलएसी के ऊपर जिस तरीके से चीन की सेना दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, अब उसका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी हॉवित्जर तोपों को लगा दिया है एलएसी के ऊपर। कल एक खबर थी कि पीसीएल 181 नाम की चीन की जो भारी तोप थी, जो कि मारक क्षमता में ज़्यादा है लेकिन वजन में हल्की है, उसको चीन ने तैनात किया है एलएसी के ऊपर। और इसको लेकर भारतीय मीडिया ने भी काफ़ी लिखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद आज भारतीय सेना की तरफ से खबर ये है कि हॉवित्जर तोपों को लगा दिया गया है एलएसी के ऊपर। इसके अलावा भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। कई इन्फेंट्री ब्रिगेड्स को भेज दिया गया है जो टुकड़ियां पहले से लगी हुई उनकी सहायता के लिए। और उसके अलावा माउंटेन कॉर्प को भी लगा दिया है, 15 माउंटेन कॉर्प, जिसके बारे में एक चीनी विशेषज्ञ ने बहुत तारीफ की थी और ये कहा था कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मारक और सबसे ज़्यादा कुशल पहाड़ी सेना है। उसको भी भारत ने अब एलएसी के ऊपर भेज दिया है। निश्चित तौर पर इसके अलावा अगर बात की जाए तो ट्रेनिंग ब्रिगेड, 33वीं कोर और तमाम जो दूसरे सहायताएं थी आर्मी की, इन्फेंट्री की, आर्टिलरी की, उनको भी एलएसी के ऊपर भेज दिया गया है। 3488 किलोमीटर लंबी जो ये सीमा है उस पर चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उस दबाव को सीधे तरीके से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना भी अपनी संख्या भी बढ़ा रही है और अपनी ताकत को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले जिस तरीके से खबर थी कि लद्दाख के अंदर चीन और भारत के जो सैन्य कमांडर हैं उनकी एक बार फिर से मीटिंग हुई और इस मीटिंग में भी वही सारी बातें हुई हैं। दूसरी तरफ चीन की तरफ से जो अंदर खाने किया जा रहा है उसका जवाब देने के लिए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ चीन सैन्य लेवल पर बातचीत कर रहा है, कमांडर लेवल पर, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सेनाओं की जो संख्या है, हेलीकॉप्टर्स की जो उड़ानें हैं, वो भी एलएसी के पास वो करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ साथ पीसीएल 181 नाम की जो 155 mm की तोप है उसको लगाया गया है। तो सीधे तौर पर भारत इस बात को समझ रहा है कि चीन कहीं ना कहीं एक चाल चलने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ वो दिखाता है कि तनाव कम कर रहा है और दूसरी तरफ उसके जो सरकारी अखबार है उसमें दावा कर दिया जाता है कि हमारी सेनाएं अपनी संख्या बढ़ा रही हैं, अपना दबाव बढ़ा रही हैं और डोकलाम का जो विवाद हुआ था उससे ज़्यादा संख्या में हमारे सैनिक इस समय एलएसी के ऊपर लगे हुए हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय सेना की आज जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई। बिपिन रावत के साथ भारतीय सेना के प्रमुख की मीटिंग्स हुई है और उसके बाद में रक्षा मंत्री से लेकर एनएसए तक सभी के सभी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर नज़र बढ़ाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशली इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इसीलिए अभी तक उन्होंने इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने इस बार चीन के साथ जो कुछ होना है वो सेना के ऊपर छोड़ दिया है और इसीलिए इस मामले में उनकी तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, बिपिन रावत काम कर रहे हैं जो सीडीएस हैं, और उनके अलावा मनोज मुकुंद नरवाने और नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के साथ भी बातचीत लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना किसी भी हालत में इस पूरे मामले को ढीला छोड़ने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बीआरओ सड़कें बनाने का काम जारी रखे हुए है। सुकमा से जो मजदूर जाने थे उनकी भी तैयारी हो चुकी है, वो भी अपना काम जारी रखेंगे। और जो अभी तक 5 मई से लेकर ये जो गतिरोध चल रहा है इसको लेकर चीन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे और चीन एक तरफ ये सारी चीज़ें कर रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स में जो इस तरीके की बातें कर रहा है वो भी बड़े चौंकाने वाली हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि ग्लोबल टाइम्स में अब चीन जो कुछ कह रहा है ये वही बातें हैं जो भारत का अधेड़ युवा और कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहा था। और ग्लोबल टाइम्स में जो छपता है उसी को राहुल गांधी कहने की कोशिश करता है और राहुल गांधी जो कहने की कोशिश करता है उसको ग्लोबल टाइम्स छापने की कोशिश करता है। राहुल गांधी ने भारत में बेरोजगारी पर सवाल उठाए थे, लॉकडाउन से लड़ने में सरकार की नाकामी बताई थी और ये कहने की कोशिश की थी कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। वो उसी बात को ग्लोबल टाइम्स छाप रहा है और ये कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही लॉकडाउन से कमजोर हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और ऐसी स्थिति में भारत चीन से क्या लड़ पाएगा। आपको याद होगा कि जब वो पुलवामा का हमला हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान वही सारी बातें कर रहा था, वही सारी दलीलें दे रहा था जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पब्लिक में आकर सरकार के खिलाफ कह रहे थे या बताने की कोशिश कर रहे थे।
अब यही चीज चीन कर रहा है और इसको लेकर रविशंकर प्रसाद ने भी बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार सीमाओं को लेकर और लद्दाख की सिचुएशन को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनका संचार माध्यम कहीं दो तरफा है, कहीं ना कहीं से उन्हें सूचनाएं मिल रही हैं जिनको वो बार बार देश में फैलाना चाहते हैं। और जब डोकलाम का विवाद हुआ था तब भी राहुल गांधी बड़ी बेशर्मी के साथ चीनी राजदूत से मिले थे, जिसको उन्होंने काफ़ी नानुकुर के बाद में स्वीकार कर लिया था। यानी सीधे तौर पर राहुल गांधी आज फिर से एक दुश्मन देश को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस इस तरीके की कोशिश कर रही है, क्योंकि राहुल एक बार कहता है, उसके बाद में मनीष तिवारी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, दिग्विजय सिंह जैसे लोग हों, ये सब के सब उसी बात को चर्चा में रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज फिर राहुल गांधी ने जब निकोलस बंस से बात की थी तब भी इस तरीके की बात करने की कोशिश की थी, जिसका उन्होंने जवाब ऐसा दिया था कि राहुल की बोलती बंद हो गई थी। लेकिन आज रविशंकर प्रसाद ने जो जवाब दिया है वो भी राहुल गांधी को उनके पुराने जो कुकर्म है वो याद दिलाने के लिए काफ़ी है। और यही वजह है कि ग्लोबल टाइम्स ने आज कई सारी चीज़ें भारत से कहीं और सीधे तौर पर एक बिना मांगी सलाह देने की भी कोशिश की। ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा कि भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की जो पुरानी नीति है उसी का अनुसरण करना चाहिए। चीन के साथ उसको दोस्ती रहेगी तो बहुत फायदा होने वाला है, और अगर भारत चीन से दुश्मनी करेगा तो इसकी बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि भारत को पहले कोरोना से लड़ना चाहिए और उसके बाद टिड्डियों से, उसके बाद उसे चीन से लड़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पहले जर्जर हो चुकी है, उसकी बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। ये सारी वो बातें हैं जो विपक्ष सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है या सरकार को सीधे तौर पर इस पूरे मामले में खींचने की कोशिश कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के जो लाल हरे चैनल हैं या कुछ विपक्षी नेता हैं वो सारे तर्क मुहैया कराते हैं दुश्मन देशों को, वो सारी बातें मुहैया कराते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन उन्हीं बातों को आधार बनाकर चाहे पाकिस्तान हो या अब चीन हो, ये भारत सरकार के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं और भारत को धमकी देने लगते हैं। जैसा कि ग्लोबल टाइम्स ने सीधे तौर पर कह दिया कि भारत की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मोदी को कोशिश करनी चाहिए, सरकार को कोशिश करनी चाहिए। चीन के साथ विवाद बढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, और अगर भारत अपनी पुरानी रणनीति पर चलता है गुटनिरपेक्षता की पर, और वो चीन और अमेरिका के बीच होने वाले शीत युद्ध से अलग रहता है तो इसी में उसका फायदा है। और अगर भारत ऐसा नहीं करता है, अमेरिका का पिछलग्गू बनता है, तो इसमें भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी आगे बढ़ रही है। ऐसी बात कहने की ज़रूरत की है चीन ने, क्योंकि भारत में राहुल गांधी टाइप के तमाम छोरे नेता हैं जो अपने ही देश के बारे में गलतफहमियां फैलाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और अपनी सेनाओं का मनोबल गिराने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए अगर ये दूसरे देश में होते तो शायद कारावास में पड़े हुए होते, लेकिन भारत में इस तरीके के कानून पहले से नहीं है। और अब मोदी सरकार चूंकि कई मामलों में नए नए कानून लेकर आई है, अब इस तरीके के मामलों में भी कानून बनाने की जरूरत है कि जो भी राष्ट्रीय स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, देश की सेनाओं के बारे में, देश की ताकत के बारे में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करेगा या गलत बयानी करेगा, उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से एनएसए लगता है या एनआईए लगता है, उसी तरीके से इस मामले में भी कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो चाहे लाल हरे चैनल हो या राहुल गांधी टाइप के दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी या रणदीप सुरजेवाला टाइप के जो नेता हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो गरिमा है, जो छवि है, उसको चोट पहुंचाने का काम करते रहेंगे। निश्चित तौर पर इस पूरे वाकये के दौरान जिस तरीके से ये भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी की या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां इसको सहयोग करती रही हैं, कुछ टीवी चैनल सवाल उठाते रहे हैं, और आज की डेट में भी कुछ अखबारों ने, चैनलों ने ये लिखने की कोशिश की है कि अगर भारत का चीन के साथ में विवाद होता है तो नुकसान भारत को होगा। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर भारत अपना व्यापार चीन से बंद करता है तो इसमें नुकसान भारत का है, न कि चीन का। शायद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कोई जानकारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के बारे में वो नहीं जानते कि भारत और चीन के व्यापार में फायदा असलियत में चीन का है और जो व्यापार संतुलन है वो चीन के पक्ष में है। अगर भारत अपना व्यापार चीन से कम करता है तो भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन आएगा। और पिछले दिनों में जो पिछले 9 साल की अगर बात की जाए तो इस बार जो गिरावट आई है चीन और भारत के बीच व्यापार में, वो काफ़ी ज़्यादा है।
और इसकी वजह से जो भारत का व्यापार घाटा है वो भी घटा है। करीब करीब $3 बिलियन के करीब व्यापार घाटे में भी कमी आई है, जो कि एक फायदे की बात है, लेकिन वो अखबारों को, उनके कॉलम लिखने वालों को ये जानकारी शायद नहीं है। और जिस तरीके से भारत आज मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी अब भारत चीन को टक्कर देने की सोच रहा है, तो निश्चित तौर पर हम पहले भी स्वावलंबी थे और चीन के आयात से पहले भी भारत का काम चलता था, भारत की अर्थव्यवस्था चलती थी। अगर भारत चीन से कुछ आयात नहीं करेगा तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था उसी ऊंचाई के साथ खड़ी रह सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी टाइप के लोग और कुछ पेड अखबार इस तरीके की अफवाहें फैलाकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ चीन अपने भ्रम को अपने ग्लोबल टाइम्स के द्वारा फैलाता है और ऐसा लगता है कि ग्लोबल टाइम्स का एक स्थायी प्रतिनिधि उसने कांग्रेस को दे रखा है, जो ग्लोबल टाइम्स की बातों को देश में प्रचारित करने का काम करता है। लेकिन भारतीय सेना और भारत सरकार इन पूरे मामलों पर स्पष्टीकरण देती रही है और आगे भी देती रहेगी। अगर चीन अपनी सेनाएं बढ़ा रहा है एलएसी के ऊपर, तो भारत ने भी अपनी सेनाओं का दबाव बनाया है। चीन ने अगर PCL 181 लगाया है तो भारत ने अपनी हवाईजहाज तोपें भी तैनात कर दी हैं। जय हिंद, जय भारत।